कहानी है एक ऐसे अरबपति की जिसने पैसों के समंदर में डूबकर जिंदगी का असली किनारा पाया। क्या तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई की जगमगाती दुनिया में जहां गगनचुंबी इमारतें बादलों से बातें करती हैं, वहीं रहते थे प्रेम। उनके पास दौलत इतनी थी कि कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती थीं। उनका विशाल विला जो अरब सागर के किनारे फैला हुआ था, सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उनकी शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक था। हर सुबह वे अपने मार्बल के फर्श पर नंगे पैर चलते, अपनी उंगलियों से महंगी कलाकृतियों को छूते और सोचते कि सब कुछ कितना परफेक्ट है। पर उनका जीवन एक ही उसूल पर चलता था, नियंत्रण। उनका बिजनेस जो फाइनेंस से लेकर रियल एस्टेट तक फैला था, उनके इन्वेस्टमेंट, यहां तक कि उनके घर का हर छोटा बड़ा काम, सब कुछ उनके इशारों पर चलता था। वह मानते थे कि नियंत्रण ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत पर बनाई थी और उन्हें लगता था कि यही उन्हें हर खतरे से बचाता है। पर एक दिन उनके इसी नियंत्रण को चुनौती मिली। उनके शाही रसोड़े से कुछ सामान गायब होने लगा। पहले तो प्रेम ने सोचा कि शायद किसी स्टाफ की लापरवाही होगी। वे हमेशा अपनी चीजों को बहुत संभाल कर रखते थे। उनके घर में चोरी यह उनके लिए एक व्यक्तिगत अपमान जैसा था। उन्होंने तुरंत अपने हाउसकीपर को बुलाया, पर उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे। प्रेम का दिमाग शांत नहीं बैठा। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उनके अंदर का डिटेक्टिव जाग उठा था, वही डिटेक्टिव जिसने उन्हें बिजनेस की दुनिया में कई मुश्किलों से निकाला था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, न कोई सवाल पूछा, बस चुपचाप इंतजार करने लगे, अपनी डिटेक्टिव वाली आंखों से। उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। हर स्टाफ मेंबर पर शक की सुई घूम रही थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। एक बुधवार शाम प्रेम अपनी गाड़ी अपने विला से थोड़ी दूर खड़ी करके इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी रोल्स रॉयस को एक सुनसान गली में पार्क किया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उनकी आंखें अपने महलनुमा घर के गेट पर टिकी थीं। वे अंधेरे में छिपकर देख रहे थे जब उन्हें अपनी नौकरानी निशा पर नजर पड़ी। निशा, जिसने उनके घर में 5 साल से ज्यादा काम किया था, एक शांत, मेहनती और इतनी गुमसुम महिला कि प्रेम ने उसे कभी ठीक से देखा ही नहीं था, न कभी उसके बारे में सोचा था। वह हमेशा चुपचाप अपना काम करती और किसी कोने में खो जाती। उसके हाथों में 2 भारी भरकम थैले थे। प्रेम का दिल एक पल के लिए सहम गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि निशा, जिसे उन्होंने हमेशा इतनी विश्वसनीय माना था, ऐसा कुछ कर सकती है। उनके दिमाग में यह विचार कौंधा, क्या मेरा नियंत्रण अब इतना कमजोर हो गया है कि मेरे अपने ही लोग मुझे धोखा दे रहे हैं? प्रेम ने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निशा का पीछा करना शुरू किया। बस स्टॉप, भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेनें, तंग गलियां। प्रेम के लिए यह एक बिल्कुल नई दुनिया थी जहां उन्होंने कॉलेज के बाद कभी कदम नहीं रखा था। वे हमेशा अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते थे, इन गलियों की धूल और शोर से दूर। इस भीड़ में वे खुद को अजीब सा महसूस कर रहे थे, जैसे वे किसी और ग्रह पर हों। निशा बिना पलटे, बिना किसी शक के अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही, जैसे उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। प्रेम को लगा कि यह सिर्फ सामान चोरी करने से कहीं ज्यादा है, इसमें कुछ गहरा राज है। प्रेम उससे कुछ दूरी पर था जब वह एक पुरानी सी, लगभग जर्जर इमारत में दाखिल हुई। इमारत भले ही जर्जर थी, पर उसमें जीवन का शोर था। बच्चों के खेलने की आवाजें, खिड़कियों से आती संगीत की धुनें, ये सब प्रेम के लिए एक अलग ही अनुभव था। निशा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। प्रेम ने देखा, उसे दर्द हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, पर वह रुक नहीं रही थी। हर कदम पर उसकी हिम्मत झलक रही थी। प्रेम को पहली बार निशा की आंखों में सिर्फ थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता दिखी। वह जैसे ही एक हॉल के पास पहुंचा, उसे निशा की आवाज सुनाई दी, जो ममता और उदासी से भरी थी। प्रेम ने खुद को दीवार के पीछे छिपा लिया ताकि वह उन्हें दिख न पाए। तभी एक छोटी सी कमजोर आवाज आई, माँ, डॉक्टर कह रहे हैं मेरा प्रेशर फिर कम हो रहा है। निशा का जवाब आया, मुझे पता है बेटा, इस हफ्ते भी दवाइयां बांटकर खानी होंगी। उसकी आवाज में दर्द था, पर हिम्मत नहीं टूटी थी। प्रेम वहीं जम गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह सोचने लगा, दवाइयां वो भी बांटकर? अब सब कुछ साफ था। गायब होता राशन, उसके कैबिनेट से गायब दवाइयां। ये चोरी नहीं थी, ये जिंदगी बचाने की जद्दोजहद थी। ये कोई अपराध नहीं, बल्कि एक माँ का अपने बच्चे को बचाने का संघर्ष था। उसके सीने में दर्द हो रहा था,
एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी भावना जो उसने बरसों से महसूस नहीं की थी। ये बेचैनी उसे आत्मग्लानि और शर्मिंदगी महसूस करा रही थी। उसने सोचा, मैंने उसे चोर समझा, मैंने अपनी दौलत में डूबकर एक माँ के संघर्ष को कैसे नहीं देखा। वह तुरंत वहां से निकल गया जैसे किसी अपराध का दोषी हो। अगली सुबह प्रेम ने निशा को देखा। उसके हाथ जूस डालते हुए कांप रहे थे। उसकी आंखों में गहरी थकान नहीं, बल्कि एक भारीपन था जो कभी उतरता ही नहीं था। प्रेम कुछ कहना चाहते थे, पर बरसों की खामोशी एक सवाल से कैसे टूटती। उनके शब्द उनके गले में ही अटक गए। उन्होंने कभी किसी से भावनात्मक रूप से बात नहीं की थी। प्रेम ने चुपचाप निशा को देखना शुरू किया। अब वह उसे किसी डिटेक्टिव की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देख रहे थे। वह हर दिन समय पर आती, अपना काम करती, कोई शिकायत नहीं, कोई छुट्टी नहीं। उसने कभी पैसे नहीं मांगे, कभी मदद नहीं मांगी। और प्रेम प्रेम ने कभी उसकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी। वह उसकी दुनिया से बिल्कुल अनजान था। वह दुनिया जहां संघर्ष था, जहां प्रेम था, जहां जीवन था। पर निशा उसकी हर पसंद, हर नापसंद जानती थी, क्योंकि वह सालों से उसके लिए काम कर रही थी। अगले शनिवार को प्रेम फिर निशा के पीछे गया। इस बार निशा अपने घर नहीं गई, बल्कि पुरानी किताबों का एक बक्सा लेकर एक छोटे से कम्युनिटी सेंटर में गई। वहां बच्चों के झुंड ने उसे खुशी से घेर लिया। बच्चे उसे प्यार से निशा दीदी कहकर पुकारते, गले लगाते। निशा उन्हें जोर से पढ़ाना शुरू करती। उसकी आवाज साफ, मजबूत और आत्मविश्वास से भरी थी, किसी लीडर की तरह। प्रेम ने देखा कि वह कितनी निस्वार्थ भाव से इन बच्चों को पढ़ा रही थी। उसकी आंखों में चमक थी जो प्रेम ने पहले कभी नहीं देखी थी। प्रेम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी नौकरानी, जो उसके घर में साफ सफाई करती थी, वह बिना किसी मदद के इन गरीब बच्चों के लिए एक रीडिंग ग्रुप चला रही थी, और वह उसे चोर समझ रहा था। उसका दिल जैसे कई हिस्सों में टूट गया। वह अपने की पर शर्मिंदा था। निशा चोरी नहीं कर रही थी, वह जीवन बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। और प्रेम को एहसास हुआ कि वह न केवल अपने बेटे की, बल्कि कई बच्चों की जिंदगी भी संवार रही थी। उस पल प्रेम को लगा कि उसने अपनी दौलत के रहते हुए भी जीवन के असली मायने कभी नहीं समझे। अगले सोमवार को प्रेम ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसका मन अब ऑफिस के कामों में नहीं लग रहा था। बिजनेस और पैसों की दुनिया उसे अब खोखली लगने लगी थी। वह मुंबई की उन गलियों, उन बाजारों में घूमा जहां से उसकी दौलत बनी थी, पर जिन्हें वह कभी जानता ही नहीं था। उसने स्ट्रीट फूड खाया, छोटे दुकानदारों से बात की, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि असली मुंबई कैसी दिखती है। सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि मेहनती लोग और उनकी कहानियां। उसी हफ्ते प्रेम उस क्लिनिक गया जहां निशा अपने बेटे को ले जाती थी। उसने चुपचाप नर्सों और रिसेप्शनिस्ट से बात की, और उसे पता चला कि आरव की दवाइयों के पैसे कम पड़ रहे हैं। प्रेम ने बिना किसी को बताए डॉक्टर से बात की। डॉक्टर उसका दोस्त था। प्रेम ने स्थिति समझाई, सारी जानकारी ली और चुपचाप आरव के इलाज के लिए बड़ी राशि का भुगतान कर दिया। वह नहीं चाहते थे कि निशा को पता चले। वह चाहते थे कि यह एक निस्वार्थ मदद हो। लेकिन जब प्रेम क्लिनिक से निकल रहा था तो निशा की नजर उस पर पड़ गई। वह हैरान रह गई। आप फिर मेरे पीछे आए? निशा ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी और ढेर सारी हैरानी थी। हाँ, प्रेम ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी विनम्रता थी। निशा ने कहा, पर क्यों? आपको हमसे क्या चाहिए? प्रेम ने कहा, मैं समझना चाहता था। पहले शक था, पर अब मैं सब कुछ जान चुका हूं। उनकी आंखों में अब शक नहीं, बल्कि गहरी सहानुभूति थी। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, निशा ने कहा। उसका स्वाभिमान जाग उठा था। उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी, न ही वह किसी पर निर्भर रहना चाहती थी। मुझे पता है, प्रेम ने कहा, पर मैं मदद करना चाहता हूं, दया से नहीं, सम्मान से। इस बार प्रेम ने उसके स्वाभिमान का सम्मान करते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम कितनी मेहनती हो, कितनी स्वाभिमानी। मैं तुम्हें नीचे नहीं दिखाना चाहता, बस तुम्हारी मुश्किलों को कम करना चाहता हूं। प्रेम की आंखें पहली बार निशा से मिलीं। उनमें बरसों का संघर्ष, रातों की चिंता और अदम्य साहस दिख रहा था। ये वो स्वाभिमान था जो प्रेम ने कभी किसी अरबपति में भी नहीं देखा था। ये उसकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण का प्रमाण था। प्रेम ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई,
अपने माता पिता के बारे में जो बचपन में ही गुजर गए थे, अपने अकेलेपन के बारे में, कैसे उसने एक साम्राज्य बनाया था पर वह अंदर से कितना खाली था, कैसे निशा और आरव ने उसे जीवन का असली अर्थ समझाया था। उन्होंने अपने जीवन की सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक बातें निशा के साथ शेयर की। निशा की आंखों में आंसू थे पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने महसूस किया कि प्रेम सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं बल्कि एक अकेला इंसान था जो अब रास्ता खोज रहा था। आपको अब जाना चाहिए सर, निशा ने कहा। उसकी आवाज में अब थोड़ी नरमी थी। मैं जाऊंगा, पर यह जान लो कि मैं यह सब इसलिए नहीं कर रहा कि तुम मेरे पास काम करती हो, बल्कि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी मेहनत से मैं प्रभावित हूं और मुझे यह करने से कोई रोक भी नहीं सकता, प्रेम ने कहा। अब निशा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके मन में प्रेम के लिए एक नए तरह का सम्मान पैदा हो गया था। अगले शनिवार को प्रेम फिर कम्युनिटी सेंटर गया, पर इस बार वह अपने साथ दर्जनों किताबें लाया। बच्चों की कहानियां, विज्ञान की किताबें, आशा की किताबें। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, बल्कि उन बच्चों के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे थे। निशा ने देखा, प्रेम को देखकर बच्चे मुस्कुराने लगे थे। प्रेम अब उन बच्चों के लिए अंकल प्रेम बन गया था। आरव अक्सर उसके पास आता और पूछता, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूं? प्रेम उसकी आंखों में देखकर कहता, बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम डॉक्टर जरूर बनोगे, बस मेहनत करते रहो। प्रेम को आरव में अपनी जवानी दिखती थी, एक महत्वाकांक्षी, मेहनती बच्चा। पर फर्क ये था कि आरव के पास अब सहारा था। पर यह सब देखकर प्रेम का राइट हैंड मैन आलोक, जो हमेशा से केवल बिजनेस के आंकड़ों में ही डूबा रहता था, चुपके से बोला, सर, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। आप अपना नाम क्यों खराब कर रहे हो इस बेकार सी नौकरानी के लिए? आलोक के लिए निशा सिर्फ एक कर्मचारी थी जिसका कोई सामाजिक मूल्य नहीं था। उसका नाम निशा है, प्रेम ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। और अब मैं वही बन रहा हूं जो मुझे हमेशा से होना चाहिए था, एक सभ्य और सही इंसान। आलोक बिल्कुल चुप हो गया। उसने पहली बार प्रेम को इतना अलग देखा था, पैसों के पीछे भागने वाला नहीं बल्कि मानवता के पीछे भागने वाला। एक दिन निशा ने प्रेम को बुलाया। आरव की हालत फिर बिगड़ने लगी थी। वे फिर क्लिनिक गए। डॉक्टर ने बताया कि एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी की जरूरत है जो बहुत महंगी और जोखिम भरी थी और पैसे भी ज्यादा लगेंगे, डॉक्टर ने कहा। निशा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। प्रेम ने एक पल की भी देर नहीं की। पैसों की चिंता तुम मत करो, बस उसे बचाओ। उन्होंने तुरंत सारे कागजात साइन कर दिए। जब निशा को पता चला कि प्रेम ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है तो वह फिर प्रेम के पास आई। मैंने तुम्हें कहा था कि इसमें शामिल मत हो, मैं ये सब अकेले संभाल सकती हूं। मुझे परवाह है, प्रेम ने कहा। मैं तुम पर कोई कर्ज नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रेम ने उसे समझाया कि यह सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक दोस्त का फर्ज है। यह शब्द सुनकर निशा की आंखों से आंसू छलक आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी इतनी परवाह करेगा। अगली सुबह आरव का एक खत आया। प्रिय अंकल प्रेम, आप सच में मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपने हमारी बहुत मदद की, मेरी माँ को हंसाया, उनकी मदद की। इन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर मैं सर्जरी में नहीं बचा तो जान लो, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। इस खत को पढ़कर प्रेम बरसों बाद रोया। पहली बार उसे लगा कि दुनिया कितनी अच्छी है और छोटी सी जिंदगी में खुशियां कितनी मायने रखती हैं। उसकी अरबों की दौलत उसे यह सुकून कभी नहीं दे पाई थी। सर्जरी का दिन आया। अस्पताल में तनाव भरा माहौल था। निशा और प्रेम इंतजार करते रहे। प्रेम ने निशा का हाथ थाम रखा था और वे एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। घंटों बीत गए। हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। आखिर में डॉक्टर बाहर आया और कहा, आरव अब नॉर्मल है, ऑपरेशन सफल रहा। निशा की सांसें तेज हो गईं। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी जैसे उसे नई जिंदगी मिली हो। निशा खुशी से कब प्रेम के गले लग गई उसे पता नहीं चला, और जब प्रेम के हाथ उसकी पीठ पर पड़े तब जाकर उसे यह एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी। प्रेम ने कहा, घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ, आरव बिल्कुल ठीक है। उस पल उनकी आंखें मिलीं और उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था
जो शब्दों से परे था। ये सिर्फ मदद और आभार का रिश्ता नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और प्रेम का रिश्ता था। आरव धीरे धीरे ठीक होने लगा। अस्पताल उनका दूसरा घर बन गया। निशा ने कभी आरव का साथ नहीं छोड़ा और प्रेम ने कभी निशा का। उन्हीं दिनों निशा की बहन नेहा भी उनसे मिलने आई, जिससे निशा ने बरसों से बात नहीं की थी। प्रेम ने नेहा को बुलाया था, यह सोचकर कि निशा को अपने परिवार का सहारा मिले। पुराने गिले शिकवे मिट गए। निशा अब हल्की और मजबूत महसूस कर रही थी, जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। आरव के ठीक होने के बाद निशा को एक शैक्षिक कार्यक्रम में स्पीच के लिए बुलाया गया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी कि वह कैसे कई सारे बच्चों को एक टूटी इमारत में पढ़ाया करती थी। वह घबराई हुई थी। अगर मैं वहां बोल नहीं पाई तो मेरी तो आवाज ही नहीं निकलेगी। प्रेम ने कहा, डरो मत। जो लोग तुम्हें सुनने आए हैं वह तुम्हारे दुश्मन नहीं है। वह तुम्हारे विचारों को सुनना चाहते हैं। तुम्हें वही करना है जैसा तुम हर रोज बच्चों को स्पीच देती आई हो। बस अपने दिल से बात करना। निशा मंच पर ऐसे खड़ी हुई जैसे वह उसी के लिए बनी हो। उसकी आवाज मजबूत, साफ और ईमानदार थी। उसने अपने संघर्ष की कहानी बताई, अपने बेटे की बीमारी और कैसे प्रेम ने उसकी मदद की। लोग उसे बड़े ध्यान से सुनते रहे। हर शब्द उनके दिलों को छू रहा था। तभी आलोक प्रेम के पास आकर कानों में कहा, यह तो सच में बहुत अच्छा बोल लेती है बॉस, मैं ही इसे समझ नहीं पाया। प्रेम बस मुस्कुराया। कभी कभी बदलाव बस सही जगह आने से ही शुरू होता है, और प्रेम ने अपने जीवन में यह बदलाव स्वीकार कर लिया था। निशा के आखिरी स्पीच तक रात के 8 बज चुके थे। इवेंट खत्म हो जाने के बाद निशा, प्रेम और आलोक तीनों प्रेम के विला की ओर निकल गए। निशा का दिन आज बहुत ही अच्छा गया था। वह काफी खुश थी, लेकिन मन में अजीब सी हलचल थी। उसका दिल कर रहा था कि आज वह प्रेम को गले से लगा ले, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और खाना बनाने रसोई में चली गई। प्रेम की नजरें बार बार खाना बनाती हुई निशा पर चली जातीं, क्योंकि आज वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता से। अब निशा और प्रेम की दूरियां कम होने लगीं। अब निशा के लिए प्रेम सर नहीं, बस प्रेम था। वे दोस्त बन गए थे, एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक। प्रेम ने अगले कुछ महीनों में अपनी कंपनी की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव किए। उसने अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाना शुरू किया। उसने कम्युनिटी सेंटर का पुनर्निर्माण करवाया और बच्चों की शिक्षा के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए। निशा ने अपना काम जारी रखा और बच्चों के लिए नए प्रोजेक्ट्स में प्रेम के साथ काम करती थी। एक शाम प्रेम और निशा वेला की छत पर बैठे थे, तारों को देखते हुए। आरव अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था। प्रेम ने निशा से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपने जीवन का असली किनारा पा लिया है? निशा ने उसकी आंखों में देखा, एक सच्ची मुस्कान के साथ। हाँ प्रेम, अब तुम सिर्फ पैसों के समंदर में नहीं तैर रहे, बल्कि जीवन के असली मायने जी रहे हो। ये कहानी है प्रेम की, जिसने दौलत के भ्रम से निकलकर मानवता और प्रेम के असली किनारों को छुआ। ये सिर्फ एक अरबपति की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो खोया हुआ है और अपने असली उद्देश्य की तलाश में है।